हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्या कि रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ ग्लिसरॉल। तो वहाँ हमने देखा था कि 1 2 3 ट्राईक्लोरोप्रोपेन बना था। ठीक, अगले रिएक्शन पढ़े थे क्या कि डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल, जिसमें पढ़े थे क्या कि जब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ गर्म करते हैं तो क्या बन जाता था, एक्रोलीन या प्रोपीनल बनता था। ठीक, और फिर अगली रिएक्शन उसमें पढ़े थे रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जब ग्लिसरॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता था ग्लिसरॉल का मोनोएस्टर, डाइएस्टर और ट्राईएस्टर का फॉर्मेशन होता था। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या उसी के आगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। यह आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कंपटीशन में पूछा गया है और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी। ठीक, तो देखो हाइड्रोजन आयोडाइड ग्लिसरॉल से कैसे रिएक्ट करता है। देखिए आपको तो पता है ग्लिसरॉल में 3 OH मॉलिक्यूल होते हैं, 2 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी। ठीक, जब हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं तो OH का सब्स्टिट्यूशन आयोडाइड से हो जाता है। ठीक, तो होता क्या है कि अब ये 2 टाइप की रिएक्शन दिखता है। पहला, ग्लिसरॉल का जब एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड लेते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आइसोप्रोपिल बनता है। आइसोप्रोपिल अभी हम डिटेल से बताएंगे। वहीं जब लिमिटेड अमाउंट लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड का ग्लिसरॉल से तो एलिल आयोडाइड बनता है। ठीक, कैसे होता है आज हमें इसी को पढ़ना है, इसी को डिटेल से देखना है। ठीक, तो चलिए इसको शुरू करते हैं ना, यानी कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, ग्लिसरॉल का हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए लिखिए, ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, ग्लिसरॉल reacts with हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब HI इन टू वे मतलब कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड ग्लिसरॉल से 2 तरह से रिएक्ट कर सकता है। पहला, जब लिमिटेड अमाउंट हो किसका, हाइड्रोजन आयोडाइड का। जब लिमिटेड अमाउंट होगा तो हमने आपको बताया तो क्या बनता है, एलिल का आयोडाइड। वहीं दूसरा में क्या होगा, जब एक्सेस में हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनेगा। ठीक, चलिए स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हैं। तो ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इन 2 वे। तो पहला तरीके से हम लिखेंगे व्हेन, फर्स्ट तरीका ये देखते हैं क्या, फर्स्ट वे देखते हैं कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड लिमिटेड होगा, ठीक, तब क्या बनेगा। तो पहला कंडीशन में क्या लिखिए, व्हेन ग्लिसरॉल इज when glycerol is heated, when glycerol is heated with small amount मतलब लिमिटेड अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब HI। when glycerol is heated with small amount of hydrogen iodide it gives, लिखिए इसे, then it gives 1 2 3 चीजों को अभी लिख लीजिए, अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। then it gives 1 2 3 ट्राई आयोडोप्रोपेन,
ठीक, प्रोपेन इसका फार्मूला भी आप लिखेंगे बाद में चल के। तो इसका 1,2,3 ट्राई आयोडो प्रोपेन बनता है। अब होता क्या जानते हैं कि जब दो नेबरिंग कार्बन से आयोडाइड जुड़े होते हैं तो हमेशा अनस्टेबल होता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। आप जानते हैं हैलोजन में आयोडाइड नीचे मतलब टॉपमोस्ट नीचे से बेलो एलिमेंट रखा है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन। तो आयोडाइड की साइज बहुत बड़ी होती है, जिससे दो एडजेसेंट कार्बन पे फिट नहीं बन सकता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस और अनस्टेबल हो जाता है, तो आयोडीन निकल के एल्कीन बना लेता है। ठीक, तो क्या बन जाए 1,2,3 ट्राई आयोडो प्रोपेन which is unstable, which is unstable, which is unstable and और वो कैसा होता है? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल हो? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस का ना, विच इज अनस्टेबल and split out split out a molecule of iodine, a molecule of आयोडीन के मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? I2 के फॉर्म में रहता है ना, I2 डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है। एंड प्रोड्यूस्ड एंड एलिल आयोडाइड फॉर्म, ऐसे लिखिए, एंड एलिल आयोडाइड। एलिल आयोडाइड फार्मूला कल हम आपको बताए थे। एलाइल ग्रुप क्या होते थे, विनाइल ग्रुप क्या होते थे ना। ये होता है क्या? एलिल आयोडाइड फॉर्म्ड। ठीक, देखिए चीजें यहां लिखी क्या गई हैं। हमने क्या लिखा है कि क्या व्हेन जब ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, जब ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल जब लिमिटेड अमाउंट में हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करता है तो सबसे पहले तीनों OH को सब्स्टिट्यूट करेगा। कौन करेगा? आयोडीन से होगा। ठीक, तो OH निकलेंगे, आयोडीन आके जुड़ेगा। ठीक, तो एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो कहने का मतलब OH आयोडीन से रिप्लेस हो जाते हैं। तो क्या बन जाता है? 1,2,3 ट्राई आयोडो प्रोपेन बनता है। और आपको ये पहले से पता है कि जब दो सक्सेसिव एटम, दो नेबरिंग कार्बन एटम पे आयोडीन होता है तो अनस्टेबल होता है। ठीक, इससे होता क्या है कि एक I2 मॉलिक्यूल, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, तो जो कुछ बनता है वो होता है एलिल आयोडाइड। यही मेन प्रोडक्ट आपको मिलता है। ठीक, तो ओवरऑल इस रिएक्शन में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब लिमिटेड अमाउंट में हाइड्रोजन आयोडाइड ग्लिसरॉल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जब एक्सेस अमाउंट में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जब लिमिटेड में रिएक्ट करता है एलिल आयोडाइड बनता है, जब एक्सेस अमाउंट में ग्लिसरॉल हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनता है। ठीक, चलिए हम रिएक्शंस को बताते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इसे। ठीक, देखिए हमने क्या बताया कि हाइड्रोजन आयोडाइड किससे रिएक्ट करता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल मतलब CH2OH, CHOH, ये क्या है, CH2OH, इसे क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। ठीक, ये ग्लिसरॉल हो गया। अब यहाँ 3 OH मॉलिक्यूल हैं तो हम एक ही स्टेप में कराएं अगर, तो 3 हाइड्रोजन आयोडाइड लिमिटेड अमाउंट में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसको हीट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या बनेगा, ये 3 के तीनों OH मॉलिक्यूल और इस आयोडीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। देखिए कैसे हो जाते हैं, यहां देखिए थोड़ा HI। ठीक,
अब आपको पता है हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। कहने के मतलब आयोडीन क्या है, मीना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन लीना, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। पार्शियल नेगेटिव होने का मतलब जब कभी भी हेट्रोलिटिक बॉन्ड होगा शेयर इलेक्ट्रॉनों को कौन लेगा, आयोडीन, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इतना समझवाया। अब देखो यहाँ इस कार्बन, देखिए चीज अंडरस्टूड हो तो बार बार बताया जाता है कि ये मत कभी सोचिए कि H2 से OH जुड़ा है, नहीं, कार्बन से जुड़ा है OH। एक्चुअली समझ रहे हैं, एक्चुअली ये ऐसे है, CH2 लिखने का मतलब ना, तो कार्बन से OH जुड़ा है, ये होता है ना, तो समझ, ये अंडरस्टूड होता है इसलिए ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक, तो मतलब कहने के मतलब जो OH ग्रुप है कार्बन से जुड़ा है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप के एलिमेंट है, कार्बन 14 ग्रुप का है। आप जानते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो कहने का मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो ऑक्सीजन क्या है, मीना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, तो हेट्रोलिटिक जब बॉन्ड फिजन होगा तो ऑक्सीजन कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव OH, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक, यही प्रोसेस हर तीन के तीनों OH के साथ होगा और तीन के तीनों कार्बन के साथ भी होगा, होगा कि नहीं। ठीक, अब देखिए इसका मतलब OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि OH पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ भी आयोडीन भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो होगा क्या, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। यह एक प्रकार की कैसी रिएक्शन मानी जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब जब न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है न्यूक्लियोफाइल, जब इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता। तो वहीं एडिशन, अगर अनसैचुरेशन होता तो एडिशन होता। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और ये इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। HI को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक, कोई एक ये रिएजेंट है, होगा क्या, अब OH और H आपस में कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। 3 OH इधर से आएंगे और 3 H इधर से, क्या बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल H2O रिलीज हो जाएगा। ठीक, और मेन प्रोडक्ट आपका यहाँ क्या बनेगा, CH2I। ये आयोडीन इस निगेटिव के पास चला जाएगा, मतलब कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, ये आयोडीन निगेटिवली चार्ज है, तो अट्रैक्शन की वजह से वहां पे चले जाएंगे। ठीक, और यहाँ से OH और इस पॉजिटिव से वाटर बना लेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ भी बनेगा CH2I, और यहाँ क्या है, CHI बनेगा, ये OH निकलेगा यहाँ और ये CH2I। अब देखिए जो ये बना, अब अगर इसका नाम लिखने की बात करें, सबसे पहले वही तरीका, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, ठीक, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, फिर नेमिंग की बात आती है, प्रीफिक्स, सफिक्स, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है, जो रूट वर्ड के पहले लिखे जाते हैं, जैसे मेथाइल, नाइट्रो ग्रुप, हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब, इथाक्सी, मेथाक्सी। ठीक, फिर उसके बाद रूट वर्ड में क्या होता है, एक कार्बन, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक, सब। प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखे जाते हैं, कंपाउंड में सैचुरेशन, अगर सिंगल बॉन्डेड होता है एन, डबल बॉन्ड होगा इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन जोड़ा जाता है। ठीक, ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं जो रूट वर्ड के बाद लिखे जाते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे OH, ठीक, अल्कोहलिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, ठीक, ये सब, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसका नंबरिंग करें तो 1 2 3 कार्बन रूट वर्ड है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, सब क्या है। ठीक, अब देखिए एक चीज जानिए, तीनों पोजीशन, पहले, दूसरे, तीसरे पोजीशन पे क्या जुड़े हैं, आयोडीन। और अभी हम आपको बताए हैं आयोडीन को क्या माना जाता है, आयोडीन को हमेशा प्रीफिक्स माना जाता है। प्रीफिक्स मतलब रूट वर्ड के पहले लिखे जाते हैं। तो इनकी पोजीशन क्या है, 1 पहले दूसरे पोजीशन, तीसरे 1 2 3, और इनकी संख्या कितनी है, 3, ट्राई, और ये है क्या, आयोडीन है, तो आयोडो लिखा जाता है ना, आयोडीन।
डो, 1 2 3 ट्राई आइडो। अब रूट वर्ड कितने कार्बन है कि तीन कार्बन, रूट वर्ड क्या लिखते हैं, प्रोप। ठीक, अब बात आती है प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स, अब देखो इस कंपाउंड में सब सिंगल बॉन्डेड है तो क्या जोड़ा जाएगा, एन। ठीक, तो और सेकेंडरी सफिक्स इसमें कोई नहीं है, कोई मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो क्या नाम होगा, 1 2 3 ट्राई आइडोप्रोपेन। तो कहने के मतलब जब ग्लिसरॉल 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, 1 2 3 ट्राई आइडोप्रोपेन। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो होता क्या है कि यहाँ एक आयोडीन और दो आयोडीन आपस में बगल बगल कार्बन से जुड़े हैं, इसके बीच। ठीक, 3 एटम है, तीनों पे आयोडीन तो नहीं बनेगी, इसके बीच रिपल्सन होगा, इसके बीच में, क्योंकि ये बल्कि बड़े ग्रुप होते हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे तो यहाँ से अनस्टेबल हो जाएंगे, तो यहाँ से आयोडीन एक I2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक, एक I2 अगर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, क्यों होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस। चलो कोई भी हो सकता है, या ये दोनों हो सकते हैं या ये दोनों, चलिए हम इसको दोनों कर देते हैं। ठीक, जब ये दोनों में से I2 रिलीज, क्या रिलीज होगा, I2 आयोडीन के फॉर्म में, ये बाई प्रोडक्ट है ना। अब जो क्या बचेगा देखो, जब CH2 से एक आयोडीन निकला तो एक कार्बन की वैलेंसी यहाँ एम्प्टी हो गई, और यहाँ से भी एक आयोडीन निकला सेकंड नंबर पोजीशन से, तो कार्बन के पास इसकी एक वैलेंसी खाली, इसकी, तो आपस में डाइमर हो जाएंगे, मतलब डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये फिर सिंगल बॉन्डेड CH2। ठीक, इतने ग्रुप को कहते हैं एलाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इतने ग्रुप को क्या कहते हैं, इतने ग्रुप को क्या कहते हैं, एलाइल ग्रुप, इतने को एलाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक, अब यहाँ आयोडीन जुड़ा है तो क्या होगा, ये एलिल आयोडाइड, एलिल आयोडाइड। ठीक, तो इसका ये मतलब आप समझ में आ गया होगा कि जब लिमिटेड अमाउंट में हाइड्रोजन आयोडाइड ग्लिसरॉल से रिएक्ट करता है तो हमेशा एलिल आयोडाइड बनता है। ठीक, ये कैसे होता है, यहाँ पे हमने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। ठीक, ये पहला केस था ग्लिसरॉल का हाइड्रोजन से रिएक्शन का। अब हम अगले कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस अमाउंट में होगा तो क्या बनेगा, तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि जब एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयोडाइड होगा तो क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल आयोडाइड होगा। वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। पहले कुछ लैंग्वेज है इसको लिख लेते हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस अमाउंट में ग्लिसरॉल से रिएक्ट करता है तो कुछ स्टेप यहाँ सिमिलर होता है। कहने का मतलब कि पहले तीन का तीनों OH आयोडीन से रिप्लेस होके 1 2 3 ट्राई आइडोप्रोपेन बनेगा। फिर वहां से क्या होगा, आयोडीन से रिलीज हो जाएगा, एलिल आयोडाइड बनेगा। फिर एलिल आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करेगा, फिर एल्कीन बनेगा, मतलब प्रोपीन बन जाएगा। फिर प्रोपीन जब रिएक्ट करेगा, प्रोपीन जब हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तब जाके आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनता है। ठीक, चलिए इन्हीं चीजों को एक एक करके लिखते हैं, फिर चीजें अच्छे से समझते हैं, है ना। चलिए दूसरी कंडीशन आपको बताएंगे, क्या सेकंड कंडीशन ना, कंडीशन सेकंड लिखिए, व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विथ, इसको लिखिए, व्हेन ग्लिसरॉल इज heated with when glycerol is heated with large amount of मतलब excess amount, large amount of हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड का मतलब HI,
व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड with large amount of hydrogen iodide, then क्या बनेगा, तीनों OH रिप्लेस होंगे आयोडीन से, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले 1 2 3 ट्राई आइडोप्रोपेन, देन 1 2 3 ट्राई आइडोप्रोपेन फॉर्म, प्रोपेन फॉर्म। अब देखो जैसे कि जब लिमिटेड अमाउंट था वहां भी ये अनस्टेबल होते हैं, क्यों, दो नेबरिंग कार्बन से दोनों आयोडीन कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण। ठीक, फॉर्म 1 2 3 ट्राई आइडोप्रोपेन विच इज अनस्टेबल so it released I2 molecule iodine molecule and allyl iodide form and allyl iodide formed, allyl iodide form which is, लिखो, which further react with another molecule of HI, which further react with another molecule of HI, hydrogen iodide, then 2 3 dry iodopropane form, then 1 2 di iodopropane form, which is also unstable, so it releases I2 molecule, iodine molecule, so it release I2 molecule and propene formed, प्रोपीन बन जाता, एंड प्रोपीन फॉर्म। ठीक, प्रोपीन फॉर्म। ठीक, अब क्या होगा, जब प्रोपीन बन जाए तो प्रोपीन, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस में, तो फिर फर्दर हाइड्रोजन आयोडाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। अब देखो यहाँ एक बात, ये मार्कोनी-कॉफ रूल आप कभी पढ़े होंगे, जब कभी आपने एल्कीन और एल्काइन पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। मार्कोनी-कॉफ रूल ये कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल कोई एल्कीन होता है तो उससे कर हाइड्रोजन का हैलाइड जोड़ा जाता है, तो मोर निगेटिव पार्ट उस कार्बन को देंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन को देंगे जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन होगा। ठीक, यही मार्कोनी-कॉफ रूल है। ठीक, तो वहां ये यूज होगा। अब
ना। तो कहने का मतलब अनस्टेबल, सो इट रिलीज I2 मॉलिक्यूल एंड प्रोपेन फॉर्म। नई लाइंस लिखो, फर्दर ऐसे लिखो, प्रोपीन फर्दर रिएक्ट विथ प्रोपीन फर्दर रिएक्ट विथ फर्दर रिएक्ट्स विथ HI हाइड्रोजन आयोडाइड and isopropyl formed and iso कैपिटल में लिखिए, आइसोप्रोपिल फॉर्म्ड। आइसोप्रोपिल का फार्मूला क्या होता है ये भी जान जाइए, CH3CH, ये होता आइसोप्रोपिल। ठीक, अगर H से लिखें तो आप अच्छे से और समझ पाएंगे। ठीक, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल आयोडाइड है ना, आयोडाइड लिखना छूट गया है। हाँ, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। ठीक, अब इसका फार्मूला क्या होता है, CH3CHI एंड आइसोप्रोपिल आयोडाइड प्रोड्यूस्ड, ठीक, एज ए फाइनल प्रोडक्ट, एज ए फाइनल प्रोडक्ट। तो इतना जो बड़ा स्टेटमेंट लिखे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है देखिए। हमने क्या बताया कि जब ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल एक्सेस में हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करता है, तो क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत है तो पहले स्टेप में क्या होगा, तीन के तीनों OH निकलेंगे और आयोडीन आके जुड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 ट्राई आइडो प्रोपेन बन जाएगा, ट्राई आइडो प्रोपेन। अब देखो, दो कार्बन सक्सेसिव कार्बन पे दोनों आयोडीन स्टेबल होते नहीं है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों लग गया, आप जानते हैं कि आयोडीन हेलोजन फैमिली का है, तो इस पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बांड पेयर बांड पेयर बांड पेयर के बीच में यहाँ पर रिपल्सन होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ा होगा ना, वहां से। तो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण एक आयोडीन मॉलिक्यूल रिलीज होगा अपने स्टेबिलिटी के लिए, जो मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो बन जाएगा एलिल का आयोडाइड, जैसे कि वहां पहले वाले कंडीशन में था, जब लिमिटेड अमाउंट में हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट किया तो वहां भी बना था, एलिल आयोडाइड बनेगा। फिर एलिल आयोडाइड में क्योंकि कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है तो फिर हाइड्रोजन आयोडाइड से वहां एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। जब रिएक्शन हो जाएगा तो 1,2 डाई आइडोप्रोपेन बन जाएगा। अब 1,2 डाई आइडोप्रोपेन में फिर ध्यान देखिए कि दोनों सक्सेसिव कार्बन पे फिर आयोडीन है तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्सन होगा, फिर प्रोपीन बन जाएगा, ठीक, प्रोपीन बनेगा। अब प्रोपीन क्या होता है, प्रोपीन में फिर डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फिर होगा, फिर जाके क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा आइसोप्रोपिल आयोडाइड। तो ओवरऑल यहाँ 3-4 स्टेप की रिएक्शन है, 3 स्टेप की। तो पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, 1,2 ट्राई आइडोप्रोपेन बन जाएगा, 1,2 ट्राई आइडोप्रोपेन पहले स्टेप में बन जाएगी ये। फिर जब आयोडीन रिलीज हो जाएगा तो एलिल आयोडाइड बन जाएगा। अब एलिल आयोडाइड फिर फर्दर जब रिएक्ट करेगा 1,2 डाई आइडोप्रोपेन बन जाएगा, 1,2 डाई आइडोप्रोपेन फिर आयोडीन रिलीज हो गए, फिर तीसरे स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, प्रोपीन बनेगा। प्रोपीन फिर फर्दर HI से रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा क्या, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। तो आपको दोनों कंडीशनों में मेनली आपके प्रोडक्ट याद रखने हैं, प्रोडक्ट बनते क्या है और कैसे बनते हैं, ठीक। तो बनते कैसे हैं आप समझ गए होंगे, पर जब लिमिटेड में था एलिल का आयोडाइड, जब एक्सेस में हुआ तो क्या बना, आइसोप्रोपिल का आयोडाइड। चलिए अब इसके हम रिएक्शंस आपको बताते हैं। इसकी कुछ स्टेप, इनिशियल स्टेप
लिमिटेड अमाउंट वाले रिएक्शन से मैच करती है, सिमिलर रिएक्शन है। फिर आगे क्योंकि एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन अमाउंट है, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होती है। कैसे होता है यहाँ देखिए, CH2OH CHOH CH2OH, इसे क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। हमने क्या बताया, जब ग्लिसरॉल रिएक्ट कर से किससे करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो पहले में 3 HI रिएक्ट करते हैं। ठीक, जैसे आपको पहले बताया था, यहाँ क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ OH पे कैसा है, निगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज, हेटेरोलिटिक फिजन होगा, शेयर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यहाँ OH निकलेगा और यहाँ से H3 तो -3 H2O रिलीज हो जाएगा और 3 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH2I CHI और CH2I। ठीक, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन में भी यही हुआ था ना, पहले कंडीशन में। इसका नाम क्या था, 1 2 3 ट्राई आइडो प्रोपेन था। अब देखो होता क्या, यहाँ स्ट्रिक हिंड्रेंस लगेगा आयोडीन के बीच में, तो इससे I2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक, जब I2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो इसकी वैलेंसी कार्बन की खाली, एक इसकी, तो इसके बीच में डबल बॉन्डेड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2I। इसे क्या कहते हैं, एलाइल आयोडाइड, एलाइल आयोडाइड, ये इसका कॉमन नेम है, एलाइल आयोडाइड। ठीक, समझ में आया ना। ठीक, अब देखिए अगर इसके IUPAC नाम की बात करते हैं तो क्या, अब बात आती है नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से। देखो सीनियरिटी आर्डर आपने जब नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा तो सीनियरिटी आर्डर पढ़े होंगे। वहां सबसे पहले क्या, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमीन, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट आते थे अल्फाबेटिकल। तो आयोडीन सब्स्टिट्यूएंट है, तो सीनियर ग्रुप कौन है, डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 ना, तो इसका नाम क्या होगा, 3 आइडो। ये तो क्या है, ये सफिक्स है ना, प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 आइडो। 3 अब रूट वर्ड कितने कार्बन के, 3, तो क्या लिखेंगे, प्रोप। ठीक, अब यहाँ डबल बॉन्ड है एक, और किस पोजीशन पे, 1, प्रोप 1 इन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक, कैसे तरीका सब वही है। अगर ये फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, HI मॉलिक्यूल से फर्दर रिएक्ट करेगा। ठीक, अब यहां पर देखिए मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगा। यहाँ आप मार्कोनिकॉफ रूल ये आपको बताया गया होगा जब एल्कीन या एल्काइन पढ़ाया गया होगा फर्स्ट ईयर में। जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन से अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन आयोडाइड होता है तो मतलब हाइड्रोजन का हैलाइड कोई भी, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक, तो क्या होता है कि जो निगेटिव पार्ट होता है उस कार्बन को देते हैं जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन होता है। ठीक, अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है तो HBr रिएक्शन ये नहीं देता, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। तो निगेटिव पार्ट वहां जो मैक्सिमम हाइड्रोजन कंटेनिंग होता है तो उसको दिया जाता, इसी को खरास इफेक्ट कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है, यहाँ पे HBr भी नहीं है, तो यहाँ पे HI है, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। तो क्या कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो आयोडीन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतना समझ में आ रहा है ना। तो ये हाइड्रोजन, और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कि नहीं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब कि जो डबल बॉन्डेड की कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, उसके पास दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप होता है तो सिमेट्रिकल। जैसे देखो यहाँ
ये बताओ सिमेट्रिकल एल्कीन है ना, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों सिमेट्रिकल एल्कीन है? ये सिमेट्रिकल है क्यों? क्योंकि इधर भी मेथिल लगा इधर, और ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। क्यों अनसिमेट्रिकल है? क्योंकि एक तरफ हम चलो मेथिल लगा देते हैं, एक तरफ चलो एथिल लगा देते हैं, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल के लिए भी मार्कोनिकॉफ रूल का एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक, अब देखिए मार्कोनिकॉफ रूल आपको समझ में आ गया। मतलब नेगेटिव पार्ट उसको देते हैं जो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास लीस्ट हाइड्रोजन होता है। अब देखो यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट किसको देंगे? जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा, लीस्ट हाइड्रोजन इसके पास, यानी सेकंड पोजीशन वाले को। इसको क्या देंगे? इसको, यानी कि ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको क्या देंगे? इसको आयोडीन देंगे, इसको क्या देंगे? हाइड्रोजन दे देंगे। ठीक, अब देखो ये कैसे हो गया? अगर ऐसे आपको समझ में ना आए तो ऐसे कर सकते हैं। देखो ये हाइड्रोजन आयोडाइड है ना, ये आयोडीन है, आयोडीन माइनस आई इफेक्ट कार्य करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचेगा तो इधर वाला भी स्ट्रेन होगा, तो इधर तो क्या होगा, है ना, तो ओवरऑल बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ इधर की तरफ होती है ना, ऐसे, तो इस पे क्या आएगा? कुल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पे निगेटिव पार्ट आयोडीन आके जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल जानते रहेगा बॉन्डों की ब्रेकिंग कुछ ऐसे, तो ये आयोडीन इस पे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन उस पे। ठीक, क्या बन जाएगा? जब हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा तो ये CH3 हो जाएगा, CH3, और ये सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा, ये CH से क्या जुड़ेगा? निगेटिव पार्ट I, और यहाँ क्या जुड़ा है? CH2I। ठीक, अब देखो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि 2 आयोडीन मॉलिक्यूल आपस में अगल बगल कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक, अगर इसके नाम की बात करें तो नंबरिंग करें 1 2 3, 1 2 डाई आयोडो प्रोपेन। ये कैसा है? अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों अनस्टेबल है? ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण ये अनस्टेबल है। ठीक, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो क्या करेगा? यहां से I2 मॉलिक्यूल फिर रिलीज हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या है? यहां से जब I2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो क्या बन जाए? एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली होगी, एक वैलेंसी यहाँ, तो एक प्रकार का यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो, इस दूसरे और पहले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो होगा। और एक प्रकार की एल्कीन है, 3 कार्बन के एल्कीन को क्या कहते हैं? प्रोपीन कहते हैं, सीधी सी बात। ये क्या बन गया? प्रोपीन। ये जो प्रोपीन है फिर फर्दर ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड से, HI मॉलिक्यूल से फर्दर रिएक्ट करेगा। फिर बात वही आएगी, ये भी कौन से रिएक्शन के फॉलो, मतलब एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा? किस मेथड से? मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। फिर देखो मतलब अगर निगेटिव यहां से होगा हेट्रोलिटिक, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इस पे निगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। अब देख सीधे से बताइए मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल कोई एल्कीन होता है और हाइड्रोजन हैलाइड से एडिशन होता है तो निगेटिव कंपोनेंट एल्कीन के उस कार्बन को देते हैं जिस पर कम से कम हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो बताइए इन दोनों में डबल बॉन्ड इसके बीच में है, तो यहां पर देखो इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, तो निगेटिव पार्ट किसको देंगे? इस कार्बन को देंगे ना, क्योंकि इस पे 1 हाइड्रोजन, इस पे 2। तो अगले प्रोसेस में क्या होगा? एडिशन रिएक्शन, मतलब निगेटिव पार्ट इसको दे देंगे तो ये क्या आयोडीन जुड़ जाएगा, और इसको दे देंगे तो ये CH3 हो जाएगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH, यहां क्या जुड़ेगा? आयोडीन। ठीक, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन उसके जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये CH3। ठीक, इतनी बात समझ में आया कि नहीं? है ना, ये सब हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। तो मतलब जानते रहे। अब इसी को हमने क्या बताया था? ये एलिल
नहीं, ये आइसोप्रोपिल आयोडाइड है। कौन सा आयोडाइड है ये? आइसोप्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन पे आइसोप्रोपिल आयोडाइड। आइसोप्रोपिल एलिल आयोडाइड कहाँ था? ये था आइसोप्रोपिल आयोडाइड। अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखें तो क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इधर से करेंगे तब पर भी दूसरी पोजीशन आएगी। तो क्या 2 आयोडोप्रोपेन, 2 आयोडोप्रोपेन। ठीक, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। तो ओवरऑल आज हमने क्या आपको बताया कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ ग्लिसरॉल। ठीक, हमने क्या बताया कि ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इन 2 वे। इन फर्स्ट वे, when hydrogen iodide in limited amount, then final product is allyl iodide. In this reaction, first of all, glycerol react with 3 molecule hydrogen iodide, then 1 2 3 triiodopropane form. You know that when 2 iodide joint with neighboring successive carbon, then it is unstable because due to steric hindrance, then it releases iodine molecule and it convert into allyl iodide. ठीक, यहां तक पहली कंडीशन थी। इन सेकेंड केस, when glycerol react with excess amount of hydrogen iodide, then final product will be isopropyl iodide. In this reaction, first of all, glycerol react with 3 molecule of hydrogen iodide, then 1 2 3 triiodopropane is produced, which is unstable because there is 2 iodine molecule attached to the neighboring carbon. So it releases out the iodine molecule and then it convert into allyl iodide. ठीक, allyl iodide is further react with hydrogen iodide in Markovnikov rules. According Markovnikov rule, then it produce 1 2 diiodopropane, which is also unstable because it has 2 iodine molecule attached with 2 neighboring adjacent carbon atoms. So it release out 1 I2 molecule, then it convert into propane. ठीक, propane is further also react with hydrogen iodide because you know that it is unsymmetrical alkane, and hydrogen iodide is also unsymmetrical because iodide have negatively charged and hydrogen have partially positive charge. Then heterolytic bond fusion takes place, then I2 have negative and hydrogen have positive. So it also follow Markovnikov rule addition and then final product is 2 iodopropane is formed. ठीक, तो आज हमने ये पढ़ा कि हाइड्रोजन आयोडाइड ग्लिसरॉल से कैसे रिएक्ट करता है और क्या कुछ बनाता है। ठीक, और अब हम अगले पढ़ेंगे क्या? रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड, मतलब ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक एसिड से कैसे रिएक्ट करता है। रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड यानी कि अगला रिएक्शन हमारा होगा रिएक्शन नंबर 6। रिएक्शन नंबर 6 क्या है? रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? COOH, आपस में जुड़े रहते हैं COOH, इसी कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, ऑक्जेलिक एसिड। अब इससे हम कल पढ़ते हैं, आज बस यहीं तक। ठीक, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप हमसे नो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, पर्सनली कॉल करके किसी भी तरह से अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।